हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स पे। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 5 है भाई। वेक्टर का लेक्चर नंबर कौन सा है आज? मैं तो लेक्चर नंबर भी भूल गया हूँ। चलो, अगर जो भी है इसको करेक्ट कर लेना, थंबनेल में आपको सही से मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से आपने सारे के सारे वेक्टर्स के अभी तक लेक्चर जो आए हैं वो देख लिए हैं। वेक्टर 2 से 3 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मींस इस वीक आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा और आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो अभी तक हमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखी है और हमने वेक्टर एडिशन जो सीखा है उसके बेसिस पे, और रेजोल्यूशन के भी क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलो। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आप में से बहुत से बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, बट आई थिंक आपको लेक्चर से तो देखो डेफिनेटली हेल्प मिल रही है। आप जिस भी कोचिंग पे पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं गारंटी से दावा कर सकता हूँ कि यहाँ से आपको उससे ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए लेक्चर्स बनाने का। कई बार ऐसा होता है कि हम इतने प्यार से लेक्चर बना रहे हैं और देखो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे उस पर, या बच्चे देख ही नहीं रहे हैं, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। और जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। जितने भी आप देख रहे हो ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं उस पर अपडेट करना स्टार्ट करूँ। चलो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन का मतलब है वेक्टर को तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर, ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्सिस। एक्सिस के अलोंग जब आप वेक्टर को तोड़ देते हो, ठीक है, एक्सिस के अलोंग जब आप वेक्टर्स को तोड़ देते हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि हमने वेक्टर को क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है। हमने वेक्टर को क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। देखो यार, अभी आपने क्या पढ़ा है? एक वेक्टर अगर ये है और एक वेक्टर ये है बी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ से हम इनका रिजल्टेंट बना सकते हैं। ये इनका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या शो कर रहा है? मीन्स ये ए प्लस बी का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि आप अब क्या कर सकते हो, देखो, इन दो वेक्टर्स को हटा के, इन दो वेक्टर्स को अगर मैं हटा दूं बेटा और ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये उसी चीज को तो दिखा रहा है, ए प्लस बी को ही तो दिखा रहा है ये वेक्टर, है ना। अब इसी का अभी तक तो हमने यहां से यहां गए थे, हम ऐसे आए, अब हम चलेंगे ऐसे, कि आपके पास एक ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, जो बेस से कोई एंगल बना रहा है, इसको आपने तोड़ना है। देखो, ये दो वेक्टर को जोड़ के आया था, तो इससे इसको जब आप तोड़ोगे तो आपको दो वेक्टर मिल जाएंगे, है ना। कौन कौन सा वेक्टर मिलेगा? वेक्टर ए मिलेगा और वेक्टर बी मिलेगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये रेजोल्यूशन करना कैसे है, ठीक है, इसको हम रिजोल्व करते कैसे हैं? उसके लिए चलो एक्सिस बना लेते हैं। एक एक्सिस हमारी ये होगी और एक एक्सिस ये होगी। अब यहाँ पे आपने, ठीक है, अगर एक वेक्टर बनाया, सपोज करो ऐसे आपने एक वेक्टर बनाया ये, अब इसे हमें क्या करना है, रिजोल्व करना है। इसने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल ये बनाया, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ इसने क्या बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब मतलब ये किन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। तो वो दो वेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो,
अच्छा परपेंडिकुलर सर आपने वाई एक्सिस पे क्यों नहीं ड्रॉप किया? जिसके साथ एंगल बन रहा है उसी एक्सिस पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप आपने करना है। ठीक है, जिस साइड एंगल हो उसी साइड पे क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक, सपोज करो ये 10 न्यूटन का वेक्टर था और थीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं 30 डिग्री। तो ये जो साइड होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी अगर मैं लगा के देखूं, ये जो बेस होगा, ये बेस क्या हो जाएगा, देखो ये 10 हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, यहाँ से sin 30 और cos 30, अगर मुझे बेस निकालना है तो मैं cos 30 लगा लूँ, b/h। तो बेस मेरा क्या आ गया, h cos 30, और h की वैल्यू क्या है हमारी 10। तो बेस मेरा कितना आ गया, 10 cos 30। मतलब जिस साइड एंगल बन रहा है उस साइड पे हमेशा cos कंपोनेंट आएगा, और सिमिलरली आप p/h से परपेंडिकुलर निकाल सकते थे 10 sin 30, n sin 30। ये होता है कि आपने ए वेक्टर था आपके पास, और उस ए वेक्टर को आपने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। क्या कर दिया, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। अब देखो ए वेक्टर को, यहीं पे लिखता हूं, इस ए वेक्टर को यहां से मैं कैसे लिख पाऊंगा, एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है इसका, 10 cos 30, और एक्स एक्सिस के साथ क्या आएगा, आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट है, 10 sin 30, ये क्या आएगा, जे कैप। अब ये आपके पास वेक्टर आया, इस वेक्टर का आपको रिजल्टेंट भी निकालना आता है, इस वेक्टर का आपको एंगल भी निकालना आता है। निकाल के देखोगे तो फाइनली इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10, और जब एंगल निकालोगे वो कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा। ठीक है, 30 डिग्री ही आएगा ये। क्लियर, अभी इसमें आप चाहो cos 30 की sin 30 की वैल्यू पुट कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब सर इसको ऐसे भी तो किया जा सकता था, कोई कहे कि मुझे तो एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं ब्रेक करना, तो देखो इसको दूसरा मेथड भी है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। अब आप इसके साथ एंगल बनाना चाहते हो, जिसके साथ देखो एंगल बनाओगे वहीं पे आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब ये वाली साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 10 cos 60, 10 cos 60। ठीक है, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, 10 sin 60। क्लियर है। अब यहां से चीजें हट जाएंगी, ये ए वेक्टर भी अब आपका क्या होएगा, करेक्ट लिखना पड़ेगा इसको सही से, क्योंकि आपने एंगल चेंज कर दिया है, रिजोल्व अब आप दूसरी एक्सिस के अलोंग कर रहे हो। 10 sin 60 आई कैप प्लस 10 cos 60 जे कैप। अब सर अगर मैंने ऐसे किया था, sin 30 को लेके 30 डिग्री एंगल लेके अगर मैंने रिजोल्व किया, और यहाँ पे किसी ने 60 डिग्री का एंगल लेके रिजोल्व किया, तो आंसर अलग अलग आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा। अभी भी ये वेक्टर क्या है, 10 ही है, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी क्या कर सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो, बट हाँ आई कैप जे कैप का ध्यान रखना। अभी ये सारा का सारा मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा था, तो आपको पता है आई और जे कैप क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, है ना। क्लियर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। तो ये होता है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि एक वेक्टर को ब्रेक कर देना एक्सिस के अलोंग, एक वेक्टर को ब्रेक कर देना एक्सिस के अलोंग। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। और दोबारा से एक बार मैं समरी दे देता हूँ, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन देख लिया है, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, मान लो आपके पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर,
और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो आप a प्लस बी भी निकाल सकते हैं। a प्लस बी, दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, और इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और इस वेक्टर का एक क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। और ये आर कैप कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम बात कर चुके हैं। चलो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे अगर हमें दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का सम अगर हम करें तो ये आ रहा है a प्लस बी, हमारा क्या आ रहा है, c आ रहा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अब ये लिखा क्या हुआ है, इसको इंटरप्रेट करो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर को ऐड करके क्या आ रहा है, c वेक्टर आ रहा है। a प्लस बी जिस पे वेक्टर साइन नहीं लगा हुआ, मीन्स ये क्या है, इसके मैग्नीट्यूड है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड c। मीन्स यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, c वेक्टर मेरा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। c वेक्टर मेरा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, c, विच इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b। समझ आ रहे हो, क्लियर है, समझ आया। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम जब आप करोगे तो क्या आएगा, c आएगा, c का मैग्नीट्यूड आएगा। अब यार देखो, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है, मैंने आपको एक रिजल्ट भी बताया हुआ है कि जो दो वेक्टर होंगे, ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा ऐसे ही रहेगा ना, a माइनस बी से a प्लस बी की रेंज में रहेगा। और अगर ये वाला आ रहा है तो मीन्स थीटा क्या है, 0 डिग्री है, और ये आ रहा है तो थीटा क्या है, पाई है, या बोलो 180 डिग्री है। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का जो सम है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ रहा है, तो मीन्स उन दोनों में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। बात खत्म। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड का सम ही जब c आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, तभी क्या आएगा, तभी क्या आएगा भाई ये, हाँ बिल्कुल, c तभी आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से भी निकाल के देखो, c क्या होगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और इधर इसको पुट कर लेना a प्लस बी, तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। 2ab कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। सर कोस थीटा की वैल्यू 1 तो और भी उस पर आ सकती है ना, ज़रूरी थोड़ी है 0 पे ही आएगी, ज़रूरी थोड़ी है भाई 0 पे ही आएगी। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि कोस थीटा का ग्राफ ऐसे जाता है ना, कोस थीटा का ग्राफ क्या होता है, ऐसे जाता है। तो 1 वैल्यू तो बहुत से एंगल पे आएगी भैया, हमें तो 180 डिग्री के बीच में ही रखना होता है, ठीक है ना। हमें जो एंगल लेना होता है वेक्टर्स के बीच में, वो किसके बीच में रखना होता है, 0 से 180 डिग्री के बीच में। और 0 से 180 डिग्री के बीच में वैल्यू 1 कब आएगी,
जब कोस थीटा थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, या फिर हमने सोच के भी इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर का सम r वेक्टर है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर का सम क्या है, r वेक्टर है, और p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, क्या है, √3 है, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो बता दो एंगल बिटवीन p एंड q कितना होगा। ठीक है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है और रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। अब देखो यार, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, इक्वल वेक्टर्स। अब ये इक्वल वेक्टर दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं दो वेक्टर, तो अलग अलग एंगल पे हमने रिजल्टेंट पढ़ा था। अब इनका मैग्नीट्यूड तो √3 है, रिजल्टेंट आ रहा है 3। अब यार ये रिजल्टेंट कैसे आ रहा होगा, रिजल्टेंट हमें पता है कि अगर थीटा 0 है तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 2p आ जाता है, इक्वल मैग्नीट्यूड जब हमने p लिया था। थीटा अगर हमारा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आता था, p√3 आता था। थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमारा p√2 आता था, ऐसे ही समझ रहे हो। और थीटा अगर 120 डिग्री था तो क्या आता था, p आता था, और थीटा अगर 180 डिग्री था तो 0 आता था। ये टेबल याद है ना। अब यहाँ से भी तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास मेथड ये है तो है, फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, फॉर्मूला तो आप मैग्नीट्यूड का लगा ही सकते हो, लेकिन यहाँ से बिना पेन उठाए अगर इसको करें तो कैसे करें। अब रिजल्टेंट की वैल्यू 3 आ रही है, और यहाँ से यह है √3, √2, और इनका मैग्नीट्यूड √3 दे रखा है, तो √3, तो p की वैल्यू √3 इसी रिलेशन से आएगी, p की वैल्यू √3 तो इसी रिलेशन से आएगी। और ये रिलेशन क्या शो करता है कि इनके बीच में एंगल कितने का है, 60 डिग्री, एंगल कितने का है, 60 डिग्री। ठीक है, अब एक एक नंबर पे ये क्वेश्चन आए अगर आपके एमसीक्यू में, तो आप इसको थोड़ी है, ये थोड़ी है कि पूरा पेन उठा के करोगे, रिजल्ट्स भी तो ध्यान रखो ना। ये रिजल्ट आप डायरेक्ट वैसे तो सीबीएसई में नहीं लगा सकते, लेकिन एमसीक्यू में तो लगेगा ही। एमसीक्यू में कौन सा आपको फुल सोल्व करके दिखाना है भाई, एमसीक्यू में पूरा सोल्व करके दिखाते हो क्या, नहीं ना, तो बस ये रिजल्ट देखो, याद रखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और आपको मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी। अगर कोई डाउट है, दोबारा कोई टॉपिक समझना है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, तो आपका काम बनेगा कि वो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ना, मैं आपको 2-3 वेक्टर देता हूँ, जैसे 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन, मतलब 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 10, 10 और 35 न्यूटन। तीसरा है 10 न्यूटन, ये सब न्यूटन में ही है, ठीक है। अब इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से किसका रिजल्टेंट जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है, रिजल्टेंट मे बी इक्वल टू 0। अब ये सर बना के देखेंगे, अब 3 वेक्टर हैं, है ना। अच्छा, 3 वेक्टर के लिए हम क्या करते थे, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर कभी आ जाए हमारे पास, तो उसके लिए क्या किया जाता था, पॉलीगन लो लगाया जाता था।
यहाँ पे अगर आप 3 वेक्टर बना के देखो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। एक वेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इनका सबका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। याद है कुछ? ए बी सी, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा इनका रिजल्टेंट, है ना। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, अगर ये पॉलीगन बना ना, ए बी सी, अब अगर इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूं, एक चीज़ देखना, इस सी को अगर हम उठा के ऐसे रख देते तो, है भाई, इस सी को अगर हम उठा के ऐसे रख दें, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या आ गया? सेम आ गया। रिजल्टेंट कहाँ बनाओगे? बनेगा कहीं पे रिजल्टेंट? नहीं। तो ये क्या बना? ये एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। सर क्लोज तो ये भी था, लेकिन ये एक ऑर्डर में बना ना, इन एन ऑर्डर। तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या आ रहा है? जीरो। रिजल्टेंट क्या आ रहा है बेटा? जीरो आ रहा है। अब ये चीज आपके लिए रिजल्ट है। रीजन भी आपको समझ आया? क्योंकि पॉलीगन में जब हम बनाते हैं तो पॉलीगन में ये हमारा क्या बनता है? रिजल्टेंट बनता है। और अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट ही क्या कर गया? कोइंसाइड कर गया, तो वहां पे एक सेम ऑर्डर में पॉलीगन बन जाएगा और उसका रिजल्टेंट क्या करोगे? जीरो आएगा। अब क्लोज्ड पॉलीगन बनाने की हमारे पास कंडीशन क्या है? अब सर हमें तो ये देखना था 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 25 न्यूटन है, कोई 35 न्यूटन है, कोई 10 न्यूटन है, इसमें से क्लोज पॉलीगन कैसे बनेगा, है ना। क्लोज पॉलीगन कैसे बनेगा? अब देखो यार, ये 3 साइड्स आपको दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? 3 साइड्स दी हुई हैं। 3 साइड से जो पॉलीगन बनेगा, 3 साइडेड पॉलीगन क्या होगा? 3 साइडेड पॉलीगन बेसिकली क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। और कभी भी अगर आपको ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है, मतलब कोई 3 साइड्स गिवन है और आपको लग रहा है कि इसमें से ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है पता है आपको? बचपन में पढ़ी हुई है। सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। किन्हीं भी 2 साइड्स का सम करके देखो, ठीक है। 2 साइड्स का क्या करके देखो? सम करके देखो, और वो थर्ड साइड के सम के बराबर या उससे बड़ा आ गया तो ठीक है। अब जैसे इन 2 साइड का सम करते हैं 20, ये तो इससे क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, तो यहाँ से तो बनेगा नहीं, यहाँ से तो बनेगा नहीं। सर अगर मैं इनका करूँ ये 35, ये तो 10 से बड़ा आ रहा है, लेकिन ये हर एक में कंडीशन लगनी चाहिए ना, सारी साइड्स का करके देखना है, तीनों साइड्स एक एक करके उठानी है। जैसे इन 2 साइड्स का करूँ तो 20 आ रहा है, इसका 35 है, गलत हो गया। इन दो का करूँ 45 आ रहा है, वो तो 10 से बड़ा है, लेकिन एक तो कंडीशन गलत होगी ना। अब जैसे इन दो का करूँगा 20 ग्रेटर देन 10, ठीक है। इन दो का अगर मैं करूँगा 20, वो भी तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। और अगर मैं इन दो का करता हूँ 20, वो भी बीच वाली साइड से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो इस केस में ट्राइंगल विल बी फॉर्म। और ट्राइंगल जब बनेगा एक ऑर्डर में ही बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल बनेगा एक ऑर्डर में बनेगा, यहाँ पे एक क्लोज्ड पॉलीगन बनेगा, और क्लोज्ड पॉलीगन बना तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्लोज्ड पॉलीगन का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, और यहाँ पे जितने दिल बनाने हैं भाई बना लेना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ थी।
अब ये चीज़ें थ्योरी में नहीं सीखी जाती, ठीक है, ये चीज़ आपकी थ्योरी में तो नहीं है, थ्योरी में तो हमने कवर नहीं की, क्वेश्चंस के थ्रू ही क्या की जाती है, कवर की जाती है। अरे चलो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे कि अगेन अगर क्वेश्चन की बात करें, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो एंगल बता दो, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी हम आगे, हमारे पास दो, अभी एक चीज़ रहती है ना, मल्टीप्लिकेशन रहती है सिर्फ वेक्टर्स की, और 2 दिन में ये मल्टीप्लिकेशन मतलब ख़त्म हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, एक दिन डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक दिन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये स्टेटमेंट पढ़नी आई कि दो वेक्टर्स थे, उन दोनों को ऐड किया और उन दोनों का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स थे, वही दो वेक्टर्स थे, उनको जब सब्ट्रैक्ट किया उनका मैग्नीट्यूड लिया, और दोनों की जब रेशो ली, दोनों की जब रेशो ली, वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अच्छा, ए प्लस बी का, अब सर इसको करना कैसे है, कुछ नहीं, हमें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, तो वो निकाल लो यार, लिखो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, ए सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, 4ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस थीटा यहाँ पे क्या आ गया, 0, तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, पाई बाय, थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई बाय 2, ठीक है, क्लियर। यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता है, यूनिट वेक्टर पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो चीज़ें तो क्वेश्चन से ही सीखोगे। अगर सपोज करो हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और एक और वेक्टर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस a कैप, और कह रहे हैं अगर ये इक्वल है, इफ इक्वल फाइंड ए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो a की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब इक्वल वेक्टर क्या होते थे, है ना, ये दो वेक्टर मान लो ये a है और ये b है, अगर a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर हो, तो हमने क्या पढ़ा था, इनका मैग्नीट्यूड भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो यार, a इज इक्वल टू क्या होगा, b होगा, तो निकाले, a क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, क्लियर। तो ये कितना आया, 25 और 10 35, 35 इज इक्वल टू 10 प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना आएगा 25, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5, ठीक है, और वैल्यू कौन सी ऑप्ट करनी है भाई, वैल्यू कौन सी ऑप्ट होगी, देखो एक यहाँ पे आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप है,
और ये तो वैसे भी हो जाता, लेकिन प्रोसेस बताइए। आई कैप माइनस थ्री जे कैप, अब यहाँ पे माइनस ए कैप है, तो माइनस माइनस प्लस फाइव के कैप आना चाहिए ना, ये कंपोनेंट क्या बनना चाहिए भाई, सेम बनना चाहिए साइन के साथ। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जब माइनस फाइव होगी, ए की वैल्यू जब माइनस फाइव होगी, तभी ये दो वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तभी ये दो वेक्टर क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। देखो सब्जेक्टिव फॉर्म में तो आपको ऐसे ही करके आना है, ऑब्जेक्टिवली आता तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, ए की वैल्यू भैया माइनस फाइव रख दो, दोनों वेक्टर सेम बन गए, है ना। ए की वैल्यू माइनस फाइव रख दो तो दोनों वेक्टर क्या बन गए, सेम बन गए। ठीक है। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिवली करना है, और सब्जेक्टिव के ही क्या है, मार्क्स हैं, सब्जेक्टिव के ही क्या है, मार्क्स हैं। ठीक, चलो एक होमवर्क दे दूं, एक होमवर्क दे देते हैं, एक होमवर्क दे देता हूँ, अगर कुछ डिस्टरबेंस फील हुई हो तो। ठीक, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू रूट टू, ठीक है, देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस रूट थ्री बी कैप। ये आपका होमवर्क है, अगली क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आगे फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करके आपका चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।